हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और 10th क्लास का चैप्टर 1 का एक थर्ड वीडियो है मेरे चैनल से। और हम लोग जो अभी इसमें पढ़ेंगे वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यूरोप में जो है, अच्छा हम भूल जाते हैं, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बोलते ही नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि वीडियो आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा हो तभी शायद लाइक और शेयर करेंगे, और अच्छा नहीं तो नहीं कीजिए कहने पर भी। तो और आपको लगे अच्छा और लगे आपको यूजफुल है, उपयोगी है, और इसका नॉलेज आपको ज्ञान मिल रही है, समझ में आ रही है, अंडरस्टूड हो रही है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग भूल जाते हैं, कोई देखते भी है कभी कभी, तो मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे को बताइए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लाइक करने के लिए। खैर रहा है कि इस समय यूरोप में राष्ट्र निर्माण कैसे हो रहा था। यूरोप में हम कर रहा है, अगर फर्स्ट देखिएगा, लुक एट द मैप, द मिड 18th century यूरोप, यू विल बी फाइंड देयर वेर नो नेशन स्टेट वी नो देम टुडे। मतलब कह रहा है कि जब अब भारत जैसे हमारा है भी देश है, हम जानते हैं, चाहे यूरोप में भी है, उस तरह के यूरोप में मॉडर्न में हम जो देख रहे हैं जिस तरह देश, उस तरह मिड 18th century में 18वीं शताब्दी में इस तरह के देश और राज्य नहीं थे। ओके, फिर आगे बढ़ रहा है कि उस समय समाज समाज जो है उस समय बटे हुए थे समाज, यानी राष्ट्र निर्माण जो बड़े टास्क थे उसमें कहीं ना कहीं उस समय जो पूरा राष्ट्र जो है बटा हुआ था, डचियो कैंटेनो, है ना, और राजशाही और इस सब में बटा हुआ था। मतलब इन सभी जो अपने स्वतंत्र क्षेत्र होते थे, ऐसे छोटे छोटे राज्य हमारे भारत में बहुत सारे, पहले आप देखते होंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत के पहला सम्राट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े में जो बटे हुए थे छोटे छोटे में, उसको एक सूत्र में बांधा, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया, इसलिए कहा जाता है। वैसे ही करा कि मध्य यूरोप और जो पूर्वी यूरोप था, यानी ईस्टर्न एंड मिडिल यूरोप, वो उसमें अब्सोल्यूट मोनार्ची यानी मोनार्ची का, निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था उस समय। और क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अलग अलग ग्रुप के थे, कम्युनिटी के थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, ट्रेडिशन अलग थी, भाषाएं अलग थी, परंपरा, है ना, कल्चर अलग थे, और जो उसमें रूल करने वाले लोग हैं वो अलग थे, उनकी भाषा, स्क्रिप्ट यानी लिपि, और सामाजिक जीवन सिस्टम जो था वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे, अलग थे। ओके, तो इसमें तो यूनिफिकेशन होगा नहीं, राष्ट्र निर्माण होगा नहीं। फिर अब देखेंगे, कर रहा है उदाहरण के तौर पर कर रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कि ऑस्ट्रिया था, हंगरी में शासन करने वाला जो हैबसबर्ग साम्राज्य, कई जो है अलग अलग क्षेत्र में, जनसमूह में, कम्युनिटी में जो है वो बटे हुए थे। उस तरह फिर नेक्स्ट आपको देखिएगा, इसमें दिया गया है, देश का नाम है, आप इसमें करा है कि एल्पस है, टिरोल है, ऑस्ट्रेलिया है, सुडेनलैंड है ना, एप्पल, टिरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडेनलैंड जैसे इलाके जो थे वो बहमनिया भी शामिल था इसमें। और उसमें कुलीन वर्ग थे, कुलीन मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है अरिस्टोक्रेसी, मतलब कुलीन मतलब क्या, मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, ये है सेकेंड स्टेट के लोग, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में पढ़े थे, तो ये जो है सेकेंड स्टेट के अरिस्टोक्रेसी लोग थे। और उसके साथ में बहमनिया शामिल था, जिसमें जर्मन भाषा लोग कौन भाषा बोलते थे, तो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, जर्मनी के जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो बोलते थे। फिर आगे कर रहा है कि उसमें अलग थी एक म्यांमार भाषा, हंगरी में जो है आधे लोग, हंगरी के जो पीपुल थे, वे आधा पॉपुलेशन जो था उसका अलग भाषा था उसका, है ना, यानी म्यांमार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी जो लोग भी थे छोटे छोटे डायलेक्ट जिसे बोलते हैं, बोलियाँ बोलते हैं, अच्छे छोटे छोटे भाषाएं, छोटे समूह के, वो बोलते थे। फिर कह रहा है ग्लिसिया में जो सेकंड क्लास के लोग थे, मैंने सेकंड स्टेट के लोग, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, और ये लोग काफ़ी इफेक्टिव जो है समूह थे, कम्युनिटी के लोग थे। और फिर कह रहा है कि हैबसबर्ग साम्राज्य की सीमा जो बाउंड्री थी, उनमें भारी संख्या में लोग जो है वो कृषि, एग्रीकल्चर यानी खेती करने वाले थे। ठीक है, ये हम लोग कौन पढ़ रहे थे, मैकिंग इंडस्ट्री इन यूरोप, ठीक है ना, वही वाला हम लोग पढ़ रहे अभी। और फिर कह रहा कि जैसे हम स्टड में देखे थे, बहमनिया और स्लोवाक एंड कर्नियावको स्लोवेंस, और फिर साउथ क्रोएट एंड स्टड में जो है ट्रांसविलेनिया में रहने वाले जो राउंड लोग थे, वे कई राजनीतिक समूह में लोग बांटे हुए थे। यानी आप देख सकते हैं, जितना देश का नाम हम बोली के जो बता रहे हैं वो आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना ही जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट उनकी लैंग्वेज थे, ट्रेडिशन अलग थे, भाषा अलग थे। जब रूल करने वाले और रूल होने वाले, शासित और शासक
दोनों के बीच कोई ऐसा एलिमेंट तत्व नहीं था कि लोगों को एक साथ बांध सके, जोड़ सके। यानी राजा का कुछ और लैंग्वेज है, भाषा है, कल्चर है, और वहाँ उस रहने वाले सिटीजन नागरिक का कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसके कारण से लोग जो है एक इमोशन फीलिंग में नहीं जुड़ पाते थे। ठीक है, अब कहा है कि इसमें जब ऐसा चीज नहीं था तो लोग कैसे नेशन के प्रति जो है अपना जो है फीलिंग शो करेंगे या दिखाएंगे, नेशन मारेंगे। फिर कह रहा है कि अलग अलग समूह में मतलब वो वफादार नहीं थे और राष्ट्र के निवासी बन सके, ऐसा कोई भी एक सूत्र नहीं था जिसे बांध सके। ये दिखाना है जो हमने बात की, राज्य का नाम बताया है, भाषा, वो सब याद नहीं करना है आपको। सीधे जानिए कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग थे, तो इसमें तो राष्ट्र नेशन होगा नहीं, न फीलिंग भावनाएं नहीं जुड़ी हुई थी। ऐसे ठीक है। सेकंड में आ रहा है 2.1 में एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लासेज, यानी कुलीन वर्ग वही सेकंड स्टेट के लोग हैं, और नया मिडिल क्लास है जो उसे बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या है मैंने बताया पिछले क्लास में कि थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोग जिसमें शासन शिक्षित थे और उसके संसाधन भी थे, रिसोर्सेज भी थे, जैसे कि टीचर थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, यानी वकील, मर्चेंट, व्यापारी, ये सब लोग थे। तो कह रहा है कि ये जो एरिस्टोक्रेसी में सोशली पोलिटिकली एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन द कंटिनेंट। यानी कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन के मालिक थे और जो वर्चस्व वाले कौन थे इस महाद्वीप में, द्वीप में, तो वो थे कुलीन वर्ग, यानी सेकेंड स्टेट के लोग थे, है ना। और लेकिन इसके सदस्य जो है एक साझा यानी सामूहिक जो है जीवन वो एक बंधे हुए थे। क्षेत्रीय भाषाओं के जो है विभाजन जो है यहाँ पर भी देखा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग, मतलब भाषा कल्चर के आधार पर बटे हुए थे। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकांशतः यानी कंट्री साइड में अधिकांशतः जो लैंड थे, जमीन थे, वे इन्हीं के थे। अभी भी देखो जो धनी मनी ज़्यादा जमीन किसके पास है, तो अपर क्लास के लोगों के पास ही है, जो अपने आप को अपर मानते हैं, है ना। तो उन लोगों के पास वैसे ही था वहाँ पर। और इनके घर जो है जो मिडिल अरिस्टोक्रेसी का है, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी का जो है वो घर बिल्डिंग वो गांव में भी थे, और इनकी इनके पास रिसोर्स ज़्यादा था, जमीन ज़्यादा थी, संसाधन ज़्यादा थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम थी। किनकी संख्या ज़्यादा थी, तो एक काम करने वाले किसान मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, और एक शक्तिशाली वर्ग थे, आपस में जो है वैवाहिक संबंध से बटे हुए थे, जुटे हुए थे। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो संख्या जो थी, पॉपुलेशन जो थी किनकी, अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग, मध्य जो सेकंड स्टेट के लोग हैं वे लोग आएंगे। तो इसमें घर में उच्च वर्ग के बीच लेकिन ये लोग शहर में जो है भी बस गए थे। गांव में तो हवेली बिल्डिंग था ही, लेकिन गांव छोटे शहर में बस गए थे, और इनके पास वैवाहिक संबंध भी था। और ये अधिकांशतः जो उच्च वर्ग के लोग थे वो फ्रेंच भाषा का यूज करते थे, यानी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज वे बोलते थे। और उनके अक्सर परिवार में वैवाहिक संबंध यानी मैरिज सेरेमनी से लोग जुड़े हुए थे। जैसे बेटी रोटी का संबंध बोलते हैं ना गांव में, बेटी रोटी के संबंध एक जात में करना, एक कास्ट में करना, उसी तरह के। और कहा कि छोटा समूह थे, संसाधन इनके पास ज़्यादा था, धनी मनी थे, लेकिन वर्ग थे एक छोटा थे, है ना। फिर कह रहा है कि ज़्यादा संख्या किनकी थी, तो वे कृषक थे, एग्रीकल्चर थे, जिसको सर्व, अधिकांश लोग कौन थे लोग, तो सर्व मतलब यहाँ पर है भूदास, यानी भूमि पर गुलाम लोग, जो भूमि पर काम करने वाले मजदूर लेबर लोग हैं, कहीं से लाए हैं। कह रहा है कि रेंट पर भी किसान खेती करते थे इनसे लेकर। फिर कह रहा है कि पूर्वी यानी ईस्टर्न एंड मिडिल यूरोप में जो है बहुत सारे जो जगीदार या जमींदारी से बोलते हैं बटे हुए थे, जिस पर उनकी खेती पर मतलब एग्रीकल्चर करने वाले कौन थे, तो वो भूदास थे, यानी गुलाम थे, खेती करने वाले। अफ्रीका से लाए गए थे ये लोग, ये जो भूदास थे, सर्व थे, इंग्लिश में सर्व बोलते हैं उसको, ये अफ्रीका महादेश से। और जो निग्रो जो दास थे उनको लाया था, है ना। और ये उत्पादन इनके आने से जो खेती जब करने वाले थे, ये तो बड़े अपर क्लास लोग खेती नहीं करते, अभी भी इंडिया में देखोगे वैसे ही वहाँ पर था। ये जो गुलाम लाए थे स्लेव, उनके द्वारा खेती कराया जाता था। ठीक है, और कह रहा है कि इसके उत्पादन बढ़ा यहाँ पर, और इसी कारण क्या इंग्लैंड में अब इसके उत्पादन प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इन लोगों इनकम बढ़ेगी। तो देखें इंग्लैंड में पहली बार जो है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोलते हैं। वो 1750 समय था जब शुरू हुआ था वहाँ पर, तो 1750 से 1850 के बीच में जो है अब इंग्लैंड में देखेंगे कि फैक्ट्री यानी इंडस्ट्री सिस्टम चालू हो गया था औद्योगिक क्रांति की वजह से, जिस वजह से वहाँ के फैक्ट्री जब चालू हो गई, इसके फलस्वरूप क्या थे, एक नया
समाज में एक नया वर्ग जो है, कम्युनिटी जो है, जिनका ग्रो अप हो रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे। और इसमें जिसका नाम जो है लेबर क्लास था, है ना, श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास। और इस क्रांति के जो है पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम को पूरी तरह से वो क्या किया, चेंज कर दिया, जिससे कि समाज का स्वरूप ये बदल रहा था। प्रयोग जब हो रहे थे, नया जो चीज़ें हुआ, नया जो ये वर्ग था वही मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का एज हुआ। कौन लेबर क्लास से आए, प्रोफेशनल से वर्क करने वाले, और ये अलग अलग तरह के निगरो है कि वर्ग ये नहीं करता अफ्रीका को, बुरा उसका बैड में नहीं है, ठीक है ना। तो ये यही मिडिल क्लास के हुआ है, जो लेबर वर्ग के लोग थे, उससे मध्यम वर्ग का उदय होता है। राष्ट्रीय वो जो है उनके साथ में राष्ट्रीयता एंड नेशनलिज्म की भावना भी आती है, इमोशन भी आती है। ओके, और विचार नेशनलिज्म की भावना है, इमोशन, यहीं से फीलिंग बिगिनिंग हुआ। अब है कि व्हाट वाज द डिड लिबरल स्टैंड फॉर, यानी राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या माने थे, उसके क्या मतलब थे, ठीक है ना। तो ये जो है एक लैटिन वर्ड है, कर रहा है कि द आइडिया ऑफ लिबरल यूनिटी 19th सेंचुरी, है ना, यूरोप वेयर क्लोजली अलाइंड एंड आइडियोलॉजी द लिबरल। लिबरल मतलब क्या होता है, तो फ्री, आज़ाद। तो ये कह रहा है कि उदारवाद का शब्द जो है लैटिन वर्ड है, जिसका साइमत शब्द से निकाला गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आज़ाद, फ्रीडम। और इस प्रकार उदारवाद का यानी लिबरलिज्म का अर्थ मीनिंग ये हुआ कि व्यक्ति की आज़ादी, कानून के इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरी पर्सन शुड बी इक्वल, सबकी बराबरी, और ए एब्सोल्यूट मोनार्च की खत्मा, यानी मोनार्च निरंकुश राजतंत्र भी नहीं हो। और इसमें जो चर्च थे, फादर के चर्च, यानी चर्च के फादर, ओके, चर्च के फादर जो पादरी से बोलते हैं, उनके भी यहाँ पर जो विशेष अधिकार थी, प्रिविलेज राइट, वो भी यहाँ पर छीनने की बात हो रही थी, ठीक है। और संविधान के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरी पर्सन शुड बी इक्वल, ये आइडिया आ रही थी। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने की बात अब होएगी, है ना। और फ्रांसीसी जब क्रांति हुई, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उदारवाद, निरंकुश शासन और जो पादरी वर्ग थे, यानी चर्च के फादर, उनके जो राइट थे वो छीन लिए गए, उनका जो है जो भी संपत्ति था वो हड़प लिया गया पार्लियामेंट के गवर्नमेंट के द्वारा। और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि जो है सरकार का पक्षधर हो गई। मैंने अब कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आगे बढ़ रहा था, अब सब कुछ यही होंगे, ठीक है। और 19th सेंचुरी में कह रहा है कि जो ये लिबरलिज्म थे, निजी संपत्ति के स्वामित्व के अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी चाहते थे कि एक आदमी की निजी संपत्ति हो, उनको विशेष रूप से दिक्कत नहीं थी। लेकिन कड़ा जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सबका विचार जो है बराबरी देने का था, ऐसा भी नहीं था। इसमें 3 वर्ग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कानून के विचार तो दे रहे थे, लेकिन सबके लिए एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से बोलते हैं, यानी वोट देने का अधिकार भी बात यहाँ पर है। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और लिबरलिज्म प्रजातंत्र का जो है, यानी डेमोक्रेसी का प्रयोग हुआ था वहाँ पर, तो मत देने का, यानी वोट देने का, राइट देने का अधिकार सबको वहाँ पर एक प्रयोग हुआ। अधिकार क्यों किसको दिया गया, तो मेल को, यानी पुरुष को, यानी मर्दों को, वो भी जिनके पास संपत्ति हो, वेल्थ हो, उन्हीं को देने की बात कही गई, ओके। फिर उसमें देखेंगे लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट की और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, पुरुषों को, उनको जिनको संपत्ति हो, वेल्थ हो, और कम से कम 3 डे के जो अपने सैलरी का टैक्स देते हैं उनको, और महिलाओं संपत्ति हो या नहीं हो तभी उनको नहीं देना है। यानी जाहिर पुरुष है तो उनको दिया जा सकता है, संपत्ति है, लेकिन महिला पढ़ी लिखी है और नोबल भी है तो भी नहीं उनको दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन जैकोबिन क्लब का जब शासन आया था, कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, है ना। सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया, लेकिन जैकोबिन शासन आया था, सभी वयस्क जो एडल्ट थे उनको सिर्फ दिया, महिलाओं को ये भी नहीं दिया था। सभी वयस्क कुछ दिनों के लिए जैकोबिन गवर्नमेंट जब आया थी तो वहाँ पर उनको दिया गया, सारे पुरुषों को। और नेपोलियन जब आया, नेपोलियन जब सिविल कोड अपना लागू किया, सिविल कोड मैंने बता दिया है, तो उसने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, और उसने भी सभी को वोट देने का अधिकार, पुरुषों को भी सभी वोट का अधिकार नहीं दिया, यानी वो भी एज डिक्टेटर ही रूल किया नेपोलियन ने। और महिलाओं को उसने भी अंडर एज के अंदर रखा, यानी उसको पतियों और पिताओं के अंदर में ही रखा। और कहा कि 19th and 20th सेंचुरी में महिलाओं और संपत्ति विहीन, यानी जिसके पास वेल्थ नहीं थे, उसे पुरुष को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। राजनीतिक मांग चलता रहा, विरोध चलता रहा, प्रोटेस्ट होते रहा, लेकिन नहीं दिया गया था, ठीक है। और राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं लिबरलिज्म की भूमिका जो अध्ययन हम कर चुके हैं, यानी कि उसके क्या रोल थे, क्या वो हम देख चुके हैं पहले। फिर कहा है
इकोनॉमिकल सेक्टर में हम देखा जाए तो वो क्या सोच था, थिंकिंग था लिबरल वाले का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इकोनॉमिकल की कहा लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम एंड मेकर एंड द अबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब लिबरल चाहते थे कि स्टेट सरकार का जो बैन है, रिस्ट्रिक्शन है व्यापार पर, उसको फ्री किया जाए, है ना। और नेपोलियन के समय में उसने छोटे छोटे 39 स्टेट का जो है राज्यों का संघ बनाया था उसने, और प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी करेंसी थी, मेजरमेंट यूनिट थी, तो उसने उसको खत्म कर दिया, है ना। और बहुत सारे तरह के व्यापारियों को है टैक्स शुल्क कैसे बॉर्डर पर देना पड़ता था, उसने एक करने की कोशिश किया। और इस और ओजन मेजरमेंट यूनिट जो है मापने तोलने का अलग अलग था, उसको भी एक तरह करने किया। और इले, अच्छा मापने मेजरमेंट यूनिट क्या था, इले था वहाँ का, कहाँ फ्रांस का उस समय जिस समय नेपोलियन कर रहा था। और कई जगह उसने जो इस तरह के बढ़ती घटती चीज़ें थी उसको किया। जैसे आप देखिए कहीं पर 5.4 सेंटीमीटर था मेज, ये मापने तोलने के है, और 55.1 सेंटीमीटर का ही न्यूरेमबर्ग में कर रहा है कि 65.6, और फ्राइडबर्ग में 53.5 था। और सबको एक कर करके जो है उन्हें यूनाइट किया, मैंने एक मेजरमेंट यूनिट भी किया नेपोलियन ने, करेंसी बहुत तरह के साथ 2 कर दिया उसने। और फिर एक यहाँ पर देखेंगे कि सब रिस्ट्रिक्शन से व्यापारी जो है छुटकारा चाहते थे, और नेपोलियन ने ऐसा किया भी। और बाद में एक ज्वेलराइन आता है जो वही टैक्स लेने का संघ था, चाहे टैक्स एक करने के लिए बात कही गई, और ज्वेलराइन इसके अनुरोध पर ज्वेलराइन लागू किया गया था कब, 1834 में। और लगभग सभी जर्मन राज्य इसमें शामिल थे, यानी जर्मनी के जो स्टेट थे सभी शामिल थे यहाँ पर। और मुद्राओं की संख्या यानी करेंसी की संख्या 30 हटाकर 2 कर दिया मात्र किसने, नेपोलियन ने। और यहाँ पर व्यापार को गति देने के लिए रेलवे का इम्प्रूवमेंट किया। फिर राष्ट्रीय भावनाओं को मतलब यूनाइट करने के लिए इकोनॉमिकल जो है यूनिटी लाया। क्या मतलब, मुद्रा करेंसी भी उसने एक कर दिया सबके लिए। और इस संघ के माध्यम से, है ना, मतलब इस यूनियन के माध्यम से, जो लाइन का था यूनियन था एक, है ना, जो कि करेंसी डिमांड था जर्मन खास करके कुछ व्यापारी ट्रेडर लोग की जो यूनिटी थी उनकी डिमांड थी एक किया जाए। और इस माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती मिली, यानी इस ऐसा चीज़ें जब किया नेपोलियन ने, करेंसी को 2 तरह कर दिया, मेजरमेंट यूनिट एक किया, सीमा शुल्क जो बहुत देना पड़ता था उसको सब जगह यूनाइट कर, जैसे हमें GST है। इससे राष्ट्र निर्माण में बढ़ोतरी हुई, वो काफ़ी हेल्प मिला और इंक्रीजमेंट हुई, है ना। तो यहाँ नेपोलियन ने सारे किया। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला हम दिखा दिया, लिबरल मतलब था उदारवादी, जैसे राष्ट्रवाद, और सस्टेन फॉर मतलब क्या मायने होते हैं। तो 2 हमने पढ़ा, 2.1, 2.2, और एक कौन टॉपिक यूनिट का है, तब नेशनलिज्म यूरोप, यानी कैसे नेशनलिज्म की भावना आई यूरोप में, वो इससे माध्यम दिखाया गया। ओके, तो अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा फास्ट इसमें बोल दिए हैं, टाइम कम थी मेरे पास, तो आप उसे रिपीट करके देख सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।